हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट्स। व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th की जो इकाई 8 है हमारे कल्याण में जीव विज्ञान, उसमें से चैप्टर नंबर 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग, उसके NCERT ऑडियो बुक आज हम इसी सेशन में कंप्लीट कर देंगे। सो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड आप इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करें एंड चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका जो इस इकाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में गो थ्रू कर लेते हैं। जीव विज्ञान प्रकृति विज्ञान की सबसे अपरिपक्व औपचारिक विद्या है। जीव विज्ञान की तुलना में भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में प्रगति काफ़ी तीव्र गति से हुई। हमारी रोजाना की जिंदगी में जीव विज्ञान की अपेक्षा भौतिकी तथा रसायन विज्ञान के उपयोग की स्पष्टता कहीं अधिक है। यद्यपि 20वीं तथा 21वीं शताब्दी ने मानव के अग्रिम कल्याण के लिए विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अथवा कृषि में जीव विज्ञान के ज्ञान की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। प्रतिजैविकों तथा संश्लेषित पादप व्युत्पन्नों और निश्चेतकों आदि की खोज ने एक और तो चिकित्सा व्यवसाय तथा दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। इन वर्षों में मानव की जीवन संभावना में नाटकीय परिवर्तन आए हैं। मानव समुदाय में कृषि, खाद्य संसाधन तथा निदान शास्त्र ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न कर दिए हैं। इसी इकाई के निम्न 3 अध्यायों में इसी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। साइंटिस्ट के बारे में हम एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे बाद में, सो इसे आप अभी छोड़ सकते हो। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तल्लों का संतुलन बना रहता है। प्राचीन यूनानीवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते हैं कि ऐसा माना जाता था कि काले पित्त ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों को शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निसंदेह स्वास्थ्य निम्न बातों से प्रभावित होता है: अनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप से मिलती है, संक्रमण और हमारी जीवन शैली जिसमें हम जो खाना खाते हैं और जो हम पानी पीते हैं और विश्राम हम जो शरीर को देते हैं और जो व्यायाम हम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर है, जिनकी हमें कमी है, आदि शामिल हैं। हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं, इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। रोग और शरीर के विभिन्न कार्यों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूक, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, अपशिष्टों का समुचित निपटान, रोग वाहकों का नियंत्रण एवं खाने और पीने पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक तथा संक्रामक रोग बहुत आम होते हैं और हम सभी कभी ना कभी इसके शिकार हुए हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स घातक होते हैं। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का मुख्य कारण है। नशीले पदार्थ और एल्कोहल का कुप्रयोग हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव में सामान्य रोग अनेकानेक जीव जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोन, कृमि आदि शामिल हैं, मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोगकारक जीवों को रोगजनक कहते हैं। इसलिए अधिकांश परजीवी रोगजनक होते हैं क्योंकि अपरपोषी के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति पहुँचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर अपनी अत्यावश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप आकृतिक और प्रकार्यात्मक क्षति होती है। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लें। उदाहरण के लिए जो रोगजनक आंत्र में प्रवेश करते हैं उनमें आमाशय के निम्न pH में जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले रोगों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। उन रोगों के प्रति निरोधक और नियंत्रक उपायों के बारे में भी संक्षेप में बताएंगे।
साल्मोनेला टाइफाई एक रोगजनक जीवाणु है जिसमें मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। ये रोगजनक आमतौर से संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण लगातार उच्च ज्वर, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना। गंभीर मामलों में आंत्र में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से की जाती है। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मैरी मेलोन का है, जिसका यहाँ उल्लेख करना सटीक है। वो पेशे से रसोईया थी और जो खाना वो बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। इस रोग में फुफ्फुस के वायुकोष संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती है। ज्वरन, ठिठुरन, खांसी और सिरदर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में होंठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु को तथा एरोसोल सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी होता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवीय रोग है अतिसार या पेचिश, प्लेग और डिप्थीरिया। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का कारक होते हैं। विषाणुओं का ऐसा एक ही समूह नासा विषाणुओं का है जो मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक सामान्य जुकाम फैलाते हैं। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्य जुकाम प्रतिशायी के अभिलक्षण नासी संकुलता और आसराव, कंठदाह, स्वरुक्षता अर्थात फटी आवाज, खांसी, सिरदर्द, थकावट आदि जो प्राय 3 से 7 दिन तक रहता है। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुक जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा पेन, किताब, प्यालो, दरवाजे की मूठ, कंप्यूटर की कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ प्रोटोजोआ से भी होते हैं। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। एक ऐसा रोग है जिसमें मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोआ इस रोग के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां प्लाज्मोडियम फाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होने वाला दुर्दम सबसे गंभीर है और ये घातक भी हो सकता है। अब मलेरिया का सर्कल प्लाज्मोडियम का सर्कल देख सकते हैं जिस समय मलेरिया होता है। आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जीवाणु संक्रामक रूप है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर आरबीसी पर आक्रमण करते हैं जिससे आरबीसी फट जाती है। लाल रक्त कणिका आरबीसी के फटने के साथ ही एक अविषालु पदार्थ हीमोजॉइन निकलता है जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनके आगे का परिवर्धन वहां होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणु बन जाते हैं जो उसकी लाल ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब ये मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। ये दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 परपोषों की जरूरत पड़ती है। मादा एनाफिलीज रोगवाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाली भी है। मानव की वृहदात में पाए जाने वाले एंटमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोन परजीवी में अभिविता या अमीब अतिसार से होता है। कोष्ठबद्धता, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण है। घरेलू मक्खियाँ इस रोग के शारीरिक वाहक है और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। सामान्य गोलकृमि एस्करिस और फाइलेरिया कृमि वुचेरेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक हैं। आंत्र परजीवी एस्करिस्ता नामक रोग होता है। आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण हैं। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधों आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, शाक सब्जियों, फल आदि के सेवन से हो जाता है। वुचेरेरिया ऐसे फाइलेरिया कृमि है जिनके कारण अंगों में प्राय अर्धपाद की लसिका वाहिकाओं में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोध हो जाता है। यह कृमि अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। ये रोग हस्तिपाद या श्लीपद या फाइलेरिया कहलाता है। जनिक अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। इनकी वजह से बड़ी विरूपताएं आती हैं। रोग वाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचारित हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन आदि वंश के अनेक कवक दाद रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी हैं। यह संक्रामक रोग मनुष्यों में बहुत ही सामान्य है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और शिरोवल्क पर सूखी छलकी विक्षतियाँ इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। इन विक्षतियों में तेज खुजली होती है और ऊष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के वलनों जैसे कि ग्रोइन अथवा पाद उंगलियों के बीच पनपने में मदद करती है। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के लिए तौलिए, कपड़े या कंघे
तक का प्रयोग करने से हो जाता है। अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तथा जन स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता में शरीर को साफ रखना, पीने के लिए साफ पानी, खाना, शाक सब्जियां, फल आदि का सेवन शामिल है। जन स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थ और मलमूत्र उत्सर्ग का समुचित निपटान, जलाशय, कुंडे और मलकुंड और तालाबों की समय समय पर सफाई और विक संक्रमण तथा जन खानपान प्रबंध में स्वच्छता के मानक का पालन करना है। ये उपाय विशेष रूप से वहाँ अनिवार्य हैं जहाँ संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचारित होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, अमीबा, एस्केरिस्ता, निमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे वायु वाहित रोगों के मामले में ऊपर बताए गए उपायों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों से या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय रोगवाहकों और उनके प्रजनन की जगहों पर नियंत्रण कर उन्हें खत्म कर देना है। ये लक्षण आवासीय क्षेत्रों और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना, घरेलू शीतल यंत्र यानी कूलर की सफाई करना, मच्छरदानी का प्रयोग कर डिम्बकों को खाने वाली गंबूजा जैसी मछलियाँ डालना, जल निकास क्षेत्रों और अनूपों आदि में कीटनाशकों का छिड़काव से किया जा सकता है। इसके अलावा दरवाजे और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना घुस सकें। भारतवर्ष के बहुत से भागों में हाल में ही रोगवाहक वाहित डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलने के संदर्भ में ऐसे उपाय और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। टीके के उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक जैसे जानलेवा रोग पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टीटनस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी, जिसके बारे में आप 12वें अध्याय में और ज़्यादा पढ़ेंगे, नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के कगार पर है। प्रतिजैविक एवं अन्य दूसरी औषधियों का खोज ने भी संक्रामक रोगों के प्रभावी ढंग से उपचार करने में हमें सक्षम बनाया है। प्रतिरक्षा, हमें हर रोज़ बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है, परंतु इनमें से कुछ रोग के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है। परपोषी की रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसके प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिलती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती है। इसमें 4 प्रकार के रोध होते हैं। शारीरिक रोध हमारे शरीर पर त्वचामुखी रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। श्वसन, जठरांत्र और जनन मूत्र पथ को आसादित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्म आलेप भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करता है। कायिकीय रोध, आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंखों के आंसू, ये सभी रोगाणुीय वृद्धि को रोकते हैं। कोशिकीय रोध, हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, उदासी, नरंजी जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक केंद्राणु तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट के प्रकार एवं ऊतकों में बृहद भक्षाणु रोगाणुओं का भक्षण और उन्हें नष्ट करते हैं। साइटोकाइनिन रोध, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीनों का स्रावन करती है जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा, दूसरी और उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है, इसकी अभिलक्षण स्मृति है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो ये एक अनुक्रिया करती है जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक या पूर्ववर्ती अनुक्रिया होती है। इस कारण ये तथ्य है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसिकाणुओं द्वारा होती है। यह बी और टी लसिकाणु। रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करती है ताकि वे रोगजनकों से लड़ सकें। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाती हैं। टी कोशिकाएं खुद को प्रतिरक्षों का स्रावन नहीं करती हैं, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षा अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 छोटी जो लघु श्रृंखलाएं कहलाती है और 2 बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती है। इसलिए प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं जिनमें IgA, IgM, IgE, IgG कुछ उदाहरण हैं। एक प्रतिरक्षी का कार्टून ऊपर दिया गया है। ये प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती है, इसलिए इन्हें तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहा जाता है। ये 2 प्रकार की प्रतिरक्षी मादित उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है। दूसरी प्रकार की अनुक्रिया कोशिका मादित प्रतिरक्षा अनुक्रिया या कोशिका मादित प्रतिरक्षा कहलाती है। टी लसिकाणु CMI का माध्यम बनते हैं। CMI दैट मीन्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि कोशिका मादित प्रतिरक्षा। ओके, जब हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो एकमात्र उपचार प्रतिरोपण होता है जिससे रोगी सामान्य जीवन जी सके। किसी उपयुक्त दाता की तब तलाश
तब तलाश शुरू होती है। ऐसा क्यों है कि प्रतिरोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते? वह क्या है जिसकी जांच डॉक्टर करते हैं? किसी भी स्रोत, पशु, अन्य प्राइमेट या किसी भी मानव का निरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये देर सवेर नकार दिए जाते हैं। कोई भी निरोप या प्रतिरोप लेने से पहले ऊतक मिलान और रक्त मिलान अति आवश्यक है, और इसके बाद भी रोगी को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं। शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है और कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। प्रतिरक्षीकरण के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जन्मे शिशु के लिए मां का दूध क्यों आवश्यक है? दुग्ध श्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष यानी कि कोलोस्ट्रम में प्रतिरक्षी IgA की प्रचुरता होती है जो शिशु की रक्षा करती है। सगर्भता के दौरान भ्रूण को भी अपरा द्वारा मां से कुछ प्रतिरक्षी मिलती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय दुर्बलीकृत रोगजनक की प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनित कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। टीका स्मृति भी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं जो परिवर्तन प्रभावन होने पर रोगजनक को जल्दी ही पहचान लेता है और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि टीटनस में तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षी या प्रति आविष को टीके के रूप में सीधे ही देने की जरूरत होती है। यहाँ पे एंटीटॉक्सिन बताया गया है कि एक ऐसी निर्मित जिसमें आविष के लिए प्रतिरक्षा हो, तो इसमें मिनट से सवाल बन सकता है। सांप के काटे जाने के मामलों में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उनमें सर्पजीविष वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। पुनर्योगज DNA जैव प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमानों पर उत्पादन होने लगा और इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु इन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है, जैसे खमीर से बनने वाला यकृत शोध बी टीका। एलर्जी। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह गए और बिना किसी स्पष्ट कारण के चीखना और गड़गड़ाहट के साथ सांस लेना शुरू करते हैं? जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपके ये लक्षण गायब हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग पर्यावरण के मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया पराग, चीचड़ी आदि के प्रति एलर्जी का कारण हो सकती है जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकती है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षा IgE प्रकार की होती है। एलर्जन के सामान्य उदाहरण हैं धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी लघुशंक यानी कि डैंड्रफ आदि है। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकालने के कारण होती है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी के संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रति हिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों को प्रतिरक्षा घटी और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। भारतवर्ष के महानगरों के अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जी और दमा से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित पर्यावरण में रखना हो सकता है। स्व प्रतिरक्षा। उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच भेद करने की क्षमता पर आधारित है। भेद कर सकने की इस क्षमता का आधार क्या है यह हमें भी पता नहीं चला, फिर भी इस बारे में दो उप सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरा, कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देती है, इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचाती है और ये स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। हमारे समाज में बहुत से लोग अमावती संधिशोथ से प्रभावित हैं जो एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग, ऊतक कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसे कि प्रतिरक्षी शामिल है। जैसा आप पढ़ चुके हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि यह विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है और उनके प्रति अनुक्रिया करता है, इन्हें याद रखता है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्व प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लसिकाभ अंग ये वे अंग हैं जिनमें लसिकाणु की उत्पत्ति और परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन होता है। अस्थि मज्जा और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जहाँ परिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल, क्षुद्रांत्रों के पैर, पेच और परिशोषिका जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान हैं जहाँ लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं। मानव शरीर में विभिन्न लसिकाभ अंगों की स्थिति चित्र 7.5 में दर्शित है। अस्थि मज्जा का मुख्य लसिकाभ अंग जहाँ लसिकाणुओं समेत सभी आरबीसी जिसमें सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है। थाइमस एक सपाली अंग है जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित होता है। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ इसका आकार घट जाता है और यौवनावस्था आने पर यह बहुत छोटा हो जाता है। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया करते हैं। प्लीहा सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्यतः रूप से लसिकाणु और भक्षाणु होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्यंदक के रूप में काम करता है। प्लीहा में आरबीसी का बड़ा भंडार होता है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस संरचनाएं होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर होती है। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं, लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। प्रमुख पथों के आस्तरों के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित होते हैं जो श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% है। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता लक्षण के लिए उपयुक्त है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित है और जो इस बात का संकेत या न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहला 1981 में पता चला और जो लगभग 25 वर्षों से सारे विश्व में फैल गया है। इस रोग से 2,25,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है, यानी कि HIV के कारण होता है। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे रेट्रोवायरस कहते हैं, जिसमें RNA जीनोम को ढकने वाले आवरण होते हैं। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्न से होता है। संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से संदूषित रक्त और रुधिर के उत्पादों के आधान से संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसे कि अंतःशिरा द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वाले के मामले में संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। इसलिए जिन लोगों में संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा है वैसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्तादान की जरूरत होती है और संक्रमित मां से बच्चे जन्मे में। क्या आपको मालूम है लोगों को बार बार रक्तादान की आवश्यकता कब होती है? यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि HIV केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता, यह केवल शरीर में स्रावित द्रवों से फैलता है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यता के लिए आवश्यक है कि HIV प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग न किया जाए। पता लगाइए और इसे परिस्थितियों की सूची बनाइए। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल या अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक 5 से 10 वर्षों तक की हो सकती है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहद भक्षाणु में प्रवेश करता है जहां उसका RNA जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टोज प्रक्रिया यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। ये विषाणुवीय DNA परपोषी की कोशिका के DNA में संविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। बृहद भक्षाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह HIV फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही HIV सहायक टी लसिकाणुओं में घुस जाता है, प्रतिकृति करता है और संतति विषाणु पैदा करता है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी लसिकाणुओं पर हमला करते हैं। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त लग जाता है तथा वजन घटता है। सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरिया विषाणु कवकों यहाँ तक कि टॉक्सोप्लेज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगों में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के व्यापक रूप में काम में लाए जाने वाला नैदानिक परीक्षण एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन ELISA है। प्रतिपक्ष विषाणुवीय औषधियों से एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। ये औषधियाँ रोगी की अवश्य भावी मृत्यु को आगे सरका सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। एड्स की रोकथाम एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा HIV संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, न कि निमोनिया टाइफाइड की तरह अनजाने में। यह ठीक है कि रक्तदान में रोगी और नवजातों में आदि में यह संक्रमण सही निगरानी न होने के कारण हो सकता है। एकमात्र बहाना अभिज्ञानता से हो सकती है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण और अन्य
गैर सरकारी संगठन लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। HIV संक्रमण को फैलने के लिए रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकलों में केवल प्रयोज्य सुइयां और सिरिंज काम में ली जाए इसकी व्यवस्था करना, कंडोम का मुफ्त वितरण, ड्रग के क्रूर प्रयोग को नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंधों को सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि में HIV के लिए नियमित जाँच को बढ़ावा देना इन कार्यक्रमों में से कुछ एक है। HIV संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण और भी ज़्यादा लोगों में फैल जाता है। समाज में HIV संक्रमित लोगों को सहायता और अनुभूति की जरूरत होती है एवं हेय दृष्टि से इन्हें नहीं देखना चाहिए। जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, तब तक रोग के व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना बढ़ती जाएगी। ये एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। कैंसर मानव के भयंकर रोगों में से एक कैंसर है जो विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं और इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जनित रूपांतरण, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में नियामक क्रियाविधि टूट जाती है। सामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती है जिसे संस्पर्श संदमन कहते हैं और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श संदमन उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो गया है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती है जिसे अर्बुद कहते हैं। अर्बुद दो प्रकार के होते हैं, सुदम और दुर्दम। सुदम अर्बुद सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं और इनसे मामूली क्षति होती है। दूसरी ओर दुर्दम अर्बुद प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं का पुंज होते हैं जो न्यूप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके इन्हें क्षति पहुंचाती है। अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती है जिसे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती है और उन्हें भूखा मारती है। ऐसे अर्बुद से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती है और जहां भी ये जाती है नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती है। मेटास्टेटिस कहलाने वाला यह गुण दुर्दम अर्बुदों का सबसे डरावना गुण है। कैंसर के कारण सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाला कारक भौतिक, रासायनिक, जैविक हो सकता है। ये कारक कैंसरजन कहलाते हैं। एक्स किरणें और गामा किरणें जैसी आयनकारी विकिरण और पराबैंगनी जैसी आयनकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं जिससे नवद्रव्य रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े के कैंसर के मुख्य कारण है। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदीय विषाणु कहलाते हैं। इसमें 2 जीन होते हैं। इसमें जो जीन होते हैं उन्हें विषाणु अर्बुद जीन कहते हैं। इसके अलावा प्रसामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय किए जाने पर वे कोशिकाओं का कैंसर जनित रूपांतरण कर देते हैं। ये जीन कोशिकीय अर्बुद जीन या आदि अर्बुद जीन प्रोटो आकोजीन कहलाते हैं। कैंसर अभिज्ञान और निदान। कैंसरों का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की बायोप्सी और ऊतक विकृति अध्ययनों तथा बड़ी कोशिका गणना के लिए तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थि मज्जा परीक्षण पर आधारित है, जैसा कि ल्यूकीमिया के मामले में होता है। जीवूति परीक्षा जिसमें जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर अनुच्छेदों में काट कर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन और MRI जैसी तकनीकें बहुत ही उपयोगी है। अभिकलित टोमोग्राफी एक्स किरणों का उपयोग करके किसी अंग के भीतरी अंगों की त्रिविम प्रतिबिंब बनाता है। जीवित ऊतक में पैथोलॉजिकल और कायिक यानी कि फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए MRI में तेज चुंबकीय क्षेत्रों और आयनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्राह्यता वाले व्यक्तियों में जीनों को पता लगाने के लिए आणविक जैविकी की तकनीकों को काम में लाया जाता है। ऐसे जीनों की पहचान जो किसी व्यक्ति के विशेष कैंसरों में प्रतिवृत्त करते हैं कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसे विशेष कैंसर जनों से जिनके प्रति वे सुग्राही होते हैं से बचने की सलाह देनी चाहिए। कैंसरों का उपचार। आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षी चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से किरणित किया जाना चाहिए, लेकिन अर्बुद के ढेर पास वाले प्रसामान्य ऊतकों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसो चिकित्सीय औषध काम में लाए जाते हैं। इनमें से कुछ औषध विशेष अर्बुदों के लिए विशिष्ट हैं। अधिकांश औषधों के अनुषंगिक प्रभाव या दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, अरक्तता आदि। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्यकर्म, विकिरण चिकित्सा और रसो चिकित्सा के संयोजन से किया जाता है। अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती है, इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं।
जैसे कि वाई इंटरफेरॉन जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग। सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। ये सचमुच चिंता का विषय है क्योंकि इससे अनेक दुष्परिणाम होते हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इस खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है उसमें वे हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स। इनमें से कुछ अधिकांश पुष्प पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। ओपियोइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड्स ग्राही से बन जाते हैं। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन रासायनिक रूप से डायसिटिल मॉर्फिन है जो एक सफ़ेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है जो कि पोस्त के पौधे पेपर सोमनिफेरम के लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। ये एक अवसादक और शरीर के प्रकारों को धीमा करती है। कैनाबिनॉइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनस सटाइवा के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां और राल यानी कि रेसिन के विभिन्न संयोजन मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम आते हैं। आमतौर पर अंतःश्वसन और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य शरीर के हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। कोका एल्केलॉइड्स या कोकीन कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है जो कि मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह तंत्रिका प्रेरक डोपामीन परिवहन में बाधा डालता है। कोकेन, जिसे आमतौर से कोक या क्रैक कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींचा जाता है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक असर पड़ता है जिससे सूखाभास से ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा में विभ्रम हो जाता है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिसमें विभ्रम पैदा करने का गुण होता है एट्रोफा, बेलाडोना और धतूरा है। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड का दुरुपयोग करते हैं। बार्बिट्यूरेट, एम्फीटेमिन और बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद और अनिद्रा जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं। इनका भी कुप्रयोग होता है। मॉर्फिन एक प्रभावी शामक है और पीड़ाहार है और जिन रोगियों की शल्य क्रिया हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादप फलों बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठान में सैकड़ों वर्ष से उपयोग हो रहा है। जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती है कि व्यक्ति के शारीरिक, कार्य तथा मनोवैज्ञानिक प्रकारों को गड़बड़ा देती है तो ये रोगों का कुप्रभाव बन जाता है। धूम्रपान से इन तीव्र रोगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू के प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू पिया जाता है, चबाया जाता है, सूंघा जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एल्कोलॉइड, निकोटीन शामिल है। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करती है जिससे एड्रेनल और नॉर एड्रेनलिन रक्त परिसंचरण तंत्र में मोचित हो जाता है अर्थात छोड़ी जाती है, जिससे ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाते हैं। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, हृदय रोग और जठर व्रण यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर से संबंध है। तंबाकू चबाना मुख कोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिमबद ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति सिगरेट के पैकेट खरीदता है तो यह नहीं हो सकता है कि उसकी निगाह पैकेट पर छपी उस कानूनी चेतावनी पर न पड़े जो कि धूम्रपान से आगाह करती है और बताती है ये किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल फिर भी युवा और वृद्धों में दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। इसी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था और ड्रग या अल्कोहल का कुप्रयोग। किशोरावस्था का अर्थ है एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। किशोरावस्था के साथ साथ उनके अनेक जीवविज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोर को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को फायदे के रूप में देखने से समस्या और भी जटिल हो जाती है। इस प्रकार ड्रग या अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने का कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चा इसका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव ने भी किशोरों को अल्कोहल या ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई है। युवकों में यह बोध भी धूम्रपान करना ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति की ठंडा या प्रगति का प्रतीक है। यही इन आदतों से शुरू करने का मुख्य कारण है। इन बोध को बढ़ावा देने में टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट ने भी सहायता की। किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारणों में परिवार के ढांचे में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्र के दबाव का अभाव भी है। व्यसन और निर्भरता। यह समझ है कि ड्रग लाभकारी है, इन्हें बार बार लेने का कारण है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। ड्रग और अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। यह प्रभाव है सुखावास और भला चंगा होने की अस्थायी भावना, जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग एवं अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी होती है, जबकि उससे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। जब उस व्यक्ति को उसकी जरूरत नहीं होती है, उसका इस्तेमाल आत्मघाती है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का स्तर बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहलों की केवल उच्च मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इस ड्रग को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है। इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाली एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेता है, जिससे इनका नियमित सेवन करने लगता है और इसका एक चक्र से बाहर निकलना उसके बस में नहीं रहता है। किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी बन जाता है और उसके ऊपर आश्रित होने लगता है। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग या अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने की अभिलाक्षणिक और अप्रिय जो है वो उसे विड्रॉवल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके अभिलक्षण है चिंता, कंपन, मिचली और पसीना आना, जिनसे ड्रग या अल्कोहल का इस्तेमाल फिर से चालू कर दिए जाने पर छुटकारा मिल जाता है। कुछ मामले में विड्रॉवल सिंड्रोम गंभीर हो सकता है और जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। व्यक्ति को चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। निर्भरता के कारण रोगी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम सामाजिक मानदंडों को ताक पर रख देता है। इनसे अनेक सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ड्रग या अल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव। ड्रग और अल्कोहल के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, हृदयपात अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव के कारण समूर्छा और मृत्यु हो सकती है। ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उसके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अतिमात्रा है। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल के दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन की कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज की अनुपस्थिति, व्यक्ति स्वच्छता के रुचि में कमी, विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घटबढ़ आदि। ड्रग या अल्कोहल के कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अगर कुप्रयोगकर्ता ड्रग या अल्कोहल को खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वो चोरी का सहारा ले सकता है। ये प्रतिकूल ले सकता है या ले सकती है। ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग या अल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी इसका जो प्रभाव है अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है। जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं उनको एड्स और यकृत बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इन रोगों के विषाणु संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। एड्स और यकृत बी दोनों ही संक्रमण चिरकारी संक्रमण है और अंततः घातक होते हैं। एड्स पति पत्नी द्वारा मैथुन से स्थानांतरित होता है, जबकि यकृत भी संक्रमित रुधिर द्वारा स्थानांतरित होता है। किशोरावस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है। इसके प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। ड्रग और अल्कोहल के चिरकारी प्रयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत शोथ को क्षति पहुंचती है। ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रगों एवं अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ड्रगों का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए हो सकता है। वे खेलों में स्वापक पीड़ा, हर उपापचय, स्टेरॉइड और मूत्रल दवा और कुछ हार्मोनों का प्रयोग मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने के फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। महिलाओं में उपचय स्टेरॉइडों के सेवन के अनुषंगी प्रभावों में मैस्कुलिनाइजेशन यानी कि पुरुष जैसे लक्षण, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आर्तक चक्र, मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि, बकशेव का बढ़ जाना, आवाज का गहरा होना आदि है। पुरुषों में मुहासी, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों के आकार का घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता, वक्ष का बढ़ना, समय पूर्व गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शामिल है। लंबे समय तक सेवन से ये प्रभाव स्थायी हो सकते हैं। युवा नर या स्त्रियों में मुंह और शरीर के सख्त मुहासे और लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्रों का कालपूर्व बंद होने के कारण फलस्वरूप वृद्धि रुद्ध हो जाती है। रोकथाम और नियंत्रण। पुरानी कहावत है, चिकित्सा की रोकथाम अच्छी है, यहाँ पर भी खरी बैठती है। ये भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग या अल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में ज़्यादातर किशोरावस्था के दौरान अधिक होती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोर को अल्कोहल या ड्रग के सेवन की ओर धकेलती है, ताकि समय रहते उसे चिकित्सीय उपाय के लिए किया जा सके। इसके मामले में माता पिता और अध्यापकों के लिए विशेष उत्तरदायित्व है। ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो और सुसंगत अनुशासन हो। अल्कोहल, ड्रग या तंबाकू या
का कुप्रयोग का खतरा कम कर सकता है। यहाँ नीचे दिए गए कुछ उपाय किशोरों में अल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोग की रोकथाम तथा नियंत्रण में विशेष रूप से कारगर होंगे। आवश्यक समकक्ष दबाव से बचें। प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद और अपनी व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए। चाहे मामला अध्ययन, खेलकूद या अन्य गतिविधियों का हो, बालक को उसकी अवसीमा से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षा और परामर्श। समस्या और दबाव का सामना करने और निराशा तथा सफलताओं के जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेलकूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। माता पिता और समकक्षों से सहायता लेना। माता पिता और समकक्षों से फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सकें। निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेनी चाहिए। युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी। संकट के संकेतों को देखना। सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरे के संकेतों का ध्यान दें और उन्हें पहचाने। मित्रों को भी चाहिए अगर वे परिचित को ड्रग या अल्कोहल लेते हुए देखें तो उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता या अध्यापक को बताने में हिचकिचाएं नहीं। इसके बाद बीमारी को पहचानने के लिए उसके पीछे छुपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने होंगे। इससे समुचित चिकित्सीय उपाय आरंभ करने में सहायता मिलेगी। व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग या अल्कोहल के कुप्रयोग के रूपी दलदल में फंस जाता है उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक, मनोरोग विज्ञानियों की उपलब्ध है और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रमों हेतु काफ़ी सहायता उपलब्ध है। ऐसी सहायता को से प्रभावित व्यक्ति पर्याप्त प्रयासों और इच्छा शक्ति द्वारा इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है और पूर्ण रूपेण प्रसामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। चैप्टर इज कंप्लीट। अब समरी रीड कर लेते हैं। स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की स्थिति है। टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, त्वचा का कवकीय संक्रमण, मलेरिया आदि और कई अन्य रोग मानव के लिए कष्ट के प्रमुख कारण हैं। रोग वाग द्वारा होने वाले जैसे कि मलेरिया, विशेष रूप से प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से होने वाला मलेरिया का यदि उपचार नहीं किया जाए तो प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपशिष्ट का समुचित निपटान, पीने के पानी को प्रदूषण रहित बनाना, मच्छर जैसे रोग वाहकों का नियंत्रण और प्रतिरक्षीकरण इन रोगों की रोकथाम करने में बहुत सहायक है। जब हमें रोग कारक एजेंटों का खतरा होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के जन्मजात रक्षा तंत्र जैसे कि त्वचा, श्लेष्मल झिल्लियां, हमारे आंसुओं में मौजूद रोगाणुरोधी पदार्थ, लार्व और भक्षाणु कोशिकाएं आदि रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है। अगर रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरक्षी और कोशिकाएं इन रोगाणुओं को मार देती है। प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति होती है। उसी रोग का पुनः खतरा होने पर प्रतिरक्षा अनुक्रिया तेज और अधिक तीव्र होती है। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण से होने वाली रक्षा का यही आधार है। अन्य रोगों में एड्स और कैंसर में से विश्व भर में बहुत मौतें होती हैं। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु से होने वाला एड्स घातक होता है, लेकिन अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो इसकी रोकथाम की जा सकती है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो समुचित चिकित्सीय उपाय अपनाए जाएं तो कैंसर ठीक हो जाता है। हाल ही में युवकों और किशोरों में ड्रग तथा अल्कोहल का कुप्रयोग चिंता का दूसरा विषय या कारण बन गया है। अल्कोहल और ड्रगों की व्यसनी प्रकृति को उनसे समझे जाने वाले लाभ जैसे कि तनाव से आराम के कारण समकक्षी दबाव, परीक्षा संबंधी, प्रतियोगिता संबंधी तनाव से सामना होने पर व्यक्ति इन ड्रग या अल्कोहल के सेवन का प्रयास कर सकता है। ऐसा करने पर इनकी लत पड़ जाती है और इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में बताना और परामर्श देना तथा तुरंत व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना से व्यक्ति इन बुराइयों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। चैप्टर इज कंप्लीट।